नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में रीजन ऑफ द स्टोमक एंड स्टोमक के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आगे उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं, यानी कि जो स्टोमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो मेनली उसकी बात करेंगे। तो देखिए, ग्लैंड्स ऑफ द स्टोमक आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो भी ग्लैंड्स हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होंगे हम उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द ट्यूबुलर एंड मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है शेप में कैसा होता है दोस्तों, ये ट्यूबुलर होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स के बने होते हैं। और दोस्तों हम एक बात बताते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत टाइप के होते हैं, यानी कि मेनली हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हम आगे देखते हैं। अभी पहले हम आपको बता दें कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मान लीजिए एक कोई गैस्ट्रिक ग्लैंड है पार्टिकुलर, जिसको हम फंडिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो फंडिक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स होंगे जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, और उसका शेप कैसा होता है, ट्यूबुलर शेप होता है। तो देखिए, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द स्टोमक। हमारे स्टोमक में, ठीक है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो उनके प्रेजेंट होने का जो लोकेशन है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करते हैं। यानी कि फंडिक रीजन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको हम फंडिक ग्लैंड बोलेंगे। पाइलोरिक रीजन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको हम पाइलोरिक ग्लैंड बोलेंगे। कार्डियक रीजन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसको हम कार्डियक ग्लैंड बोलेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो पूरी तरह से फंडिक ग्लैंड पर डेडिकेटेड है। तो ये एक फंडिक ग्लैंड का डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखिए। आपका जो भी कंसेप्ट है फंडिक ग्लैंड के बारे में पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा। जितना भी HCl हो गया, कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया, ये सारा आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से आज क्लियर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो अब हम बात करते हैं एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड के। तो हम टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड हम फंडिक ग्लैंड को समझते हैं, यानी कि जो हमारा फंडिक ग्लैंड है वो एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यानी कि एक जेन्युइन ग्लैंड है, ठीक है। मतलब कि देखिए, आप इसको एक बार समझ लेते हैं फंडिक को, तो आपको पाइलोरिक और कार्डियक को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि हम बताएं कि एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जैसे कि म्यूकस नेक सेल्स हो गया, चीप सेल्स हो गया, पैराइटल सेल्स हो गया, एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स हो गया, ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड्स, यहाँ पे देखिए ये ल्यूमेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। अब हम मेनली यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे आज हम फंडिक ग्लैंड की। तो आप ध्यान से देखते रहिए फंडिक ग्लैंड को। तो आज हम सबसे पहले देखें कि फंडिक ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट है। ऑक्जेंटिक सेल्स दोस्तों किसको बोलते हैं, पैराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। यानी कि फंडिक ग्लैंड जो हमारा मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल सकते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों, तो ये फंडस रीजन में सिचुएटेड है एंड बॉडी रीजन, ठीक है। फंडस और बॉडी रीजन दोनों पार्ट में स्टोमक के सिचुएटेड है हमारा फंडिक ग्लैंड। इट इज द लॉन्ग ट्यूबुलर कंटेंट बॉडी नेक एंड स्थमस, ठीक है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर शेप होता है इसका। इसमें 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, नेक एंड स्थमस। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्यूबुलर है, इसमें ये इसका बॉडी है और ये इसका नेक है और इसका स्थमस है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, इट इज द टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब हम बात करेंगे आगे सेल्स ऑफ द फंडिक ग्लैंड, यानी कि देखिए फंडिक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स दोस्तों प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही हम डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। मेनली जो है चीप सेल्स और पेप्सिनोजेन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। आप सब यही सुने होंगे कि चीप सेल्स स्टोमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन नहीं, चीप सेल्स स्टोमक में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो चीप सेल्स हमारे स्टोमक में फंडिक ग्लैंड में। और फंडिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, फंडस और बॉडी रीजन में, किसके, स्टोमक के। तो देखिए चीप सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है या क्या क्या सिक्रीट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिनोजेन, फिर रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज, ठीक है। 5 एंजाइम है, पेप्सिनोजेन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज। उसके बाद दोस्तों पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या सिक्रीट करता है, HCl और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर दोस्तों आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हम जितना भी यहाँ हार्मोन लिखे दोस्तों, हम सब का एक इंपॉर्टेंट मतलब सब पे हम डिटेल बात करेंगे। फिर म्यूकस नेक सेल, ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूसिन, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं।
फिर है एंटीरोक्रोमैफिन सेल। एंटीरोक्रोमैफिन सेल दोस्तों क्या सिक्रेट करता है? सेरोटोनिन। देखिए सेरोटोनिन एक वासो कंस्ट्रिक्टर होता है। फिर है एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल, जिसको हम ELC भी बोलते हैं। ये क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामाइन सिक्रेट करता है। फिर है हमारा एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स क्या सिक्रेट, इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं एंटीरो एंडोक्राइन में। ए सेल्स जिसको बोलेंगे, डी सेल्स, जी सेल्स, ये सारे सेल्स जो है एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों सेल्स को मिलाकर हम एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, जो कि हमारे फंडिक ग्लैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंडिक ग्लैंड में हम यहाँ पे देखें मेनली 6 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो अब देख लीजिए, ए सेल्स क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागॉन। डी सेल्स सोमैटोस्टैटिन। जी सेल्स गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है। दोस्तों गैस्ट्रिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। देखिए स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होता है हमारे फंडिक ग्लैंड में। तो देखिए स्टेम सेल्स डिवाइड एंड रिप्लेस अनदर सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि हमारा जो गैस्ट्रिक रीजन है, यानी कि स्टोमक रीजन, तो वहाँ पे जब हम फूड इनटेक करते हैं वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से, या फिर HCl का सिक्रेशन होता है, तो उसकी वजह से रोज मतलब डेली डिफरेंट सेल, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और फिर वहाँ रिजनरेशन होता है। तो वो किसके हेल्प से होता है? स्टेम सेल्स की वजह से होता है। यानी कि स्टेम सेल्स यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोस्तों। अब आज हम अभी डिटेल बात करेंगे पेराइटल सेल्स की। पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि क्या सिक्रेट कर रहा था दोस्तों? HCl और कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर को। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट क्या करते हैं? HCl एंड कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेराइटल सेल्स है क्या, फिर हम HCl को और कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेराइटल सेल डिफरेंट फ्रॉम अनदर सेल ऑफ द फंडिक ग्लैंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैनालिकुली। अब देखिए जो हमारा पेराइटल सेल्स है डिफरेंट है, मतलब ये क्या है? डिफरेंट किससे डिफरेंट है? दूसरे सेल्स से। यानी कि ये ऑक्जेंटिक सेल्स है, जो हमारा पेराइटल सेल्स है या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, ये दूसरे सेलों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे इसमें कैनालिकुली प्रेजेंट है। यानी कि जैसे कुछ और सेल्स है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चीप सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, इन सब सेल्स से हमारा जो पेराइटल सेल्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कैनालिकुली प्रेजेंट है। देखिए हम आपको डायग्राम से दिखाते हैं। आप ये देखिए डायग्राम, आप ध्यान से देखिए। हमारा ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पेराइटल सेल्स की। तो पेराइटल सेल्स मैंने ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया। तो पेराइटल सेल्स में दोस्तों इसका सिक्रेशन डायरेक्ट इसमें नहीं होता है, ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड्स में नहीं होता है, इसमें कैनालिकुली प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी जो भी सेल्स है, म्यूकस नेक सेल्स, चीप सेल्स, ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट इसमें रिलीज करता है, जबकि पेराइटल सेल्स में कैनालिकुली होता है। तो पेराइटल सेल्स सिक्रेट देयर सिक्रेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कैनालिकुली, इसलिए ये दूसरे सेलों से डिफरेंट है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। पेराइटल सेल्स एम्प्टी देयर सिक्रेशन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड थ्रू कैनालिकुली। ठीक है, बट अदर सेल्स डायरेक्टली पावर देयर सिक्रेशन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड। लेकिन जो दूसरे सेल्स हैं, यानी कि जैसे म्यूकस नेक सेल्स हो गया या चीप सेल्स हो गया, वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट यानी कि ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड में सिक्रेट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि जो हमारा पेराइटल सेल्स का सिक्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आज हम उसका डिटेल बात करेंगे। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है, आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है इसका हमारे स्टोमक रीजन में। तो देखिए HCl सिक्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। सबसे पहले ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि देयर इज ए ATP रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द कैनालिकुली ऑफ द पेराइटल सेल्स इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे ये सिक्रेट होता है? कैनालिकुली में, पेराइटल सेल्स के। ठीक है, हम बताएं आपको पेराइटल सेल्स में कैनालिकुली होता है, उसी में HCl का सिक्रेशन होता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कैसा होता है? एक एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज से। अब बात करते हैं हम फंक्शन की HCl का। ये बहुत ही कॉमन है और आपको पहले से पता होगा। देखिए बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है, बहुत ही सिंपल। इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर द सम हार्मोन्स। यानी कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे HCl हमारा नेसेसरी हो जाता है। दैट मीन्स देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट इज द बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, सेकंड इज द इट कन्वर्ट अ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, एंड द थर्ड फंक्शन इज द HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर द सम हार्मोन्स।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ द HCl, या आखिर हमारे स्टोमक में HCl का फॉर्मेशन होता कैसे। CO2 comes from the metabolic activity of the parietal cells and some amount of the CO2 also comes from the blood। देखिए हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 प्रेजेंट है, और कुछ सेल्स यानी कि जैसे हमारा पेरेटल सेल्स है वो भी वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, यानी कि खुद सेल रेस्पिरेशन किया तो वहाँ पे CO2 जो प्रोड्यूस हुआ वो CO2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो जो हमारा ब्लड में CO2 देखिए ये हमारा ब्लड है, ठीक है, और ये पेरेटल सेल्स है और ये पेरेटल सेल्स का कैनालिकुली है। तो ब्लड में क्या है यहाँ पे CO2, ठीक है, CO2 ब्लड से पेराइटल सेल में आता है, और खुद पेराइटल सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उससे भी CO2 प्रोड्यूस होता है, वो हमारा यहाँ पे CO2 है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, CO2 कंबाइन विथ वाटर एंड फॉर्म H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब देखिए CO2 क्या है, वाटर से कंबाइन होकर बनता है H2CO3, तो H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस में। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए CO2 है जो कि कुछ ब्लड से आया, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड से कुछ आया, और कुछ CO2 हमारे पेरेटल सेल्स में पहले से प्रेजेंट है, तो ये वाटर से कंबाइन किया और H2CO3 हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस पे। आगे बात करते हैं, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड मोर अनस्टेबल प्रोडक्ट है एंड डिसोसिएट इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब देखिए H2CO3 यानी कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये ब्रेकडाउन हो गया किस किस में, HCO3 में और H+ में ब्रेकडाउन हो गया। अब क्या होता है, जो हमारा H+ है वो एक्टिवली पंप हो जाता है किसमें, कैनालिकुली में, ठीक है, और यहाँ पे HCO3 यहीं पे रह गया। अब देखिए H+ एक्टिवली पंप इनटू द कैनालिकुली ऑफ द पेराइटल सेल्स, ठीक है, ये हमारा H+ जो है ये यहाँ पे एक्टिवली पंप हो गया कैनालिकुली ऑफ द पेराइटल सेल्स में, ठीक है। अब NaCl in the blood break down into the Na+Cl-, this Cl- actively pump into canaliculi of the parietal cells। अब हमारा जो NaCl ये ब्लड है, ब्लड में पहले से NaCl प्रेजेंट है, तो NaCl किस में ब्रेक होगा, Na+ एंड Cl-, तो ये Cl- पहले पेराइटल सेल में इंटर करेगा, और फिर पेराइटल सेल में इंटर करने के बाद ये एक्टिवली पंप कहाँ किया जाएगा, कैनालिकुली ऑफ द पेराइटल सेल्स में। और यहाँ पे ये जो पहले से H+ प्रेजेंट है, ये दोनों H+ और Cl- कंबाइन होकर HCl का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बनकर तैयार है सिक्रीशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फिर से देखिए, NaCl in blood break down into Na+ and Cl-, this Cl- actively pump into the canaliculi of the parietal cells, this Cl- combine with the H+ and form HCl। अब क्या होता है कि हमारा जो फ्री Na+ बच गया, यानी कि NaCl से जो Cl तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आ गया, और फिर जो फ्री Na+ बचा वो क्या करता है, कंबाइंड विद द HCO3, यानी कि जो पहले से यहाँ HCO3 प्रेजेंट था H+ के बाद, तो ये HCO3 से सोडियम का कंबाइन होता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaCO3 का। ठीक है, इस मैकेनिज्म को दोस्तों आप एक बार फिर से देखिएगा, ये ब्लड, पेराइटल सेल, कैनालिकुली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 प्रेजेंट है, CO2 इंटर करता है, और पहले से भी CO2 पेराइटल सेल में प्रेजेंट है, H2O से कंबाइन करता है CO2, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनता है, H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। H2CO3 बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक डाउन होता है HCO3- और H+ में, H+ एक्टिवली पंप कर दिया जाता है कैनालिकुली में, ठीक है, और पेराइटल सेल्स, ठीक है, यहाँ पेराइटल सेल्स है, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, NaCl ब्रेक डाउन होता है Na+ Cl- में, Cl- पेराइटल सेल्स में आता है, फिर Cl- पेराइटल सेल्स एक्टिवली पंप किया जाता है कैनालिकुली में, और कैनालिकुली में जाकर Cl- H+ से कंबाइन होकर HCl बन गया। अब HCl हमारा तैयार है सिक्रीशन के लिए। अब यहाँ पे HCO3 पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ पे Na+ बाहर ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये HCO3 क्या करता है, वापस ब्लड में आता है, और किससे कंबाइन करता है, Na से, और बनते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जो कि ब्लड में बन गया, और ये फिर सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए अब हम कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करते हैं। तो हम वहाँ पे अब तक क्या पढ़ चुके हैं, HCl का फॉर्मेशन, HCl का फंक्शन, और HCl कैसे बनता है वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के। तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर किसका सिक्रेशन होता है दोस्तों, ये
भी पैराइटल सेल या फिर ऑक्सिनटिक सेल का सिक्रेशन होता है कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक है, पैराइटल सेल का 2 सिक्रेशन होता है, आपको बता दें कौन कौन। पैराइटल सेल का 2 सिक्रेशन होता है, एचसीएल और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो एचसीएल को हम पूरा पढ़ लें, अब कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ द फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इरिथ्रोपोइसिस। ये आपको पहले से पता होगा कि कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन B12 जो है वो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। तो CIF कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 इज एन इंपॉर्टेंट मैचुरेशन फैक्टर ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जब इरिथ्रोपोइसिस होता है तो ये मैचुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन? विटामिन B12। यानी कि देखिए, जब हमारे बॉडी में कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होगा या फिर किसी वजह से कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा तो एनीमिया होगा। तो किस टाइप का एनीमिया होगा दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। Absence of the castle intrinsic factor cause deficiency of the vitamin B12 because vitamin B12 is absorbed with the help of the castle intrinsic factor leading to produce pernicious anemia। यानी कि castle intrinsic factor के deficiency कौन सा डिजीज होता है? pernicious anemia। अब बात करते हैं हम दोस्तों चीफ और पेप्सिनोजेन सेल की। तो हम यहाँ पे हम ऑक्सिनटिक सेल या फिर पैराइटल सेल का मतलब पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चिप सेल की बात करते हैं। तो चिप सेल क्या क्या सिक्रेट करता है दोस्तों? चिप सेल पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है और आगे बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करता है। पहले हम पेप्सिनोजेन की बात करते हैं। तो पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्टेड। देखिए, चिप सेल सिक्रेट पेप्सिनोजेन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज यूरेज। तो सबसे हम पहले पेप्सिनोजेन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ द HCl। ये बहुत ही सिंपल टर्म है। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, HCl के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिनोजेन इज द बिलो 6, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द प्रोटीएज, पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्सिन जो है हमारे प्रोटीन को किस में, जो हम प्रोटीन को इंजेस्ट किया किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीएज में, पेप्टॉन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं पेप्सिन ऑल्सो कर्डलिंग एंड डाइजेशन ऑफ द मिल्क। देखिए, एक एंजाइम होता है रेनिन। तो आप सोच रहे होंगे कि रेनिन भी मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ, रेनिन मेनली क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ द मिल्क करता है, बट पेप्सिन जो होता है उसको डाइजेस्ट करेगा। देखिए, आप मिल्क को ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो मिल्क लेते क्या होगा? मिल्क कैसे डाइजेस्ट होगा? मिल्क लेंगे तो मिल्क तो मतलब बिल्कुल लिक्विड है, वो स्टोमक में रह ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? उसको पहले कर्ड बनाना पड़ेगा। तो कर्ड कौन मेनली बनाता है? कर्डलिंग कौन करता है? वो रेनिन करता है, ठीक है। और पेप्सिन मेनली किसमें? डाइजेशन ऑफ द मिल्क में करता है, यानी कि केसिन का। मिल्क क्या है? मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन, ठीक है। तो केसिन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन। अब बात करते हैं कि आखिर पेप्सिनोजेन कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो दोस्तों, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम अटैच होता है तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द पैरेटल सेल्स। पैरेटल सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन मेनली क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होता है। दिस अमाइनो एसिड सिंथेसाइज पेप्सिनोजेन, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पेप्सिनोजेन का फॉर्मेशन करता है। और देखिए, आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किससे अटैच होता है? वो गोल्जी बॉडी से अटैच होता है। तो पेप्सिनोजेन पैक्ड इनटू जाइमोजन ग्रेन्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी बॉडी, यानी कि सेल में कुछ भी एक्टिविटी होता है या फिर कुछ भी पैकिंग का या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, किसका काम होता है? वो गोल्जी बॉडी का। यानी कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में पैक कर देता है, किसको? पेप्सिनोजेन को। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेप्सिनोजेन बनाता है और गोल्जी बॉडी पेप्सिनोजेन को जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में पैक कर दिया। अब जाइमोजन ग्रेन्यूल्स जो है वो स्टोमक में जाकर सिक्रीट होगा या फिर स्टोमक में जाकर ओपन होगा और वहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? हमारा पेप्सिनोजेन रिलीज होगा और पेप्सिनोजेन फिर HCl के प्रेजेंस में एक्टिव होगा, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। फिर पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की।
कंपेयर टू द पैंक्रियाटिक लाइपेज इट इज़ वीक लिपोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, इट इज़ वीक लिपोलाइटिक एंजाइम। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक मेनली किस में हेल्प करता है, स्टोमक मेनली प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज क्या हो गया, लाइपेज एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कंपेयर टू द पैंक्रियाटिक लाइपेज इट इज़ द वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। यानी कि स्टोमक जो हमारा सिग्निफिकेंटली फैट के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, करता तो है बट लिटिल बिट करता है, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है। इसलिए जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। इट वर्क्स ओनली व्हेन pH इज बिटवीन 4 and 5 एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बिकम इनएक्टिव व्हेन pH बिकम लेस देन 2.5, यानी कि जब ये हाईली एसिडिक होता है जैसे हमारा स्टोमक, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इट इज ट्राईब्यूटाइरेज एंड हाइड्रोलाइज्ड ट्राईब्यूटाइरिन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखिए इसका नेचर गैस्ट्रिक लाइपेज का कैसा होता है, ट्राईब्यूटाइरेज होता है। कैसा होता है, ट्राईब्यूटाइरेज, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, मेनली बटर फैट को, यानी जो फैट बटर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राईब्यूटाइरिन, उसको किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट सिक्रीशन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सिक्रीशन है वो है यूरेज। तो यूरेज जो है चीफ सेल का हमारा नेक्स्ट सिक्रेशन यूरेज है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिनोजेन की बात कर लिया, अब हम यूरेज की बात करते हैं। यूरेज किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन द यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अमाइलेज की। तो अमाइलेज का मतलब नाम आते ही क्या हो गया यहाँ पे, स्टार्च का डाइजेशन, यानी ग्लूकोज का डाइजेशन। तो हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च इनसिग्निफिकेंटली, यानी कि देखिए हम आपको पहले ही बताया कि हमारे स्टोमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। तो फैट और स्टार्च का डाइजेशन बहुत ही लिटिल बिट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च इनसिग्निफिकेंटली। रेनिन की बात करें तो रेनिन हमको पहले ही बता चुके हैं मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है, मेनली कर्डलिंग ऑफ द मिल्क में, ठीक है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, जबकि क्या करता है, ये कर्डलिंग करता है, यानी कि पहले दूध से उसको दही में कन्वर्ट करता है, तभी तो वो एक जगह स्टोमक में एक्वायर्ड होगा और कुछ टाइम तक वहाँ पर रह सकेगा, तब जाकर उस पर पेप्सिन उस पर एक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल्स, ठीक है। रेनिन सिर्फ हायर एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं जिलेटिनेस की। देखिए जिलेटिनेस भी एक एंजाइम है जो कि चिप सेल सिक्रेट करती है। तो जिलेटिनेस किसको डाइजेस्ट करेगा, जिलेटिन को और कोलेजन को। तो कोलेजन और जिलेटिन कहाँ प्रेजेंट होगा दोस्तों, कोई भी कोलेजन वगैरह मेनली किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हम मीट को ईट करते हैं, मतलब मीट जब हम लेते हैं तो मीट में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, जिलेटिन कोलेजन वगैरह प्रेजेंट होता है। तो उसका डाइजेशन कौन करता है, जिलेटिनेस करता है। तो किस टाइप के जिलेटिन और कोलेजन को डाइजेस्ट करता है, तो मेनली टाइप 1 एंड टाइप 5 जिलेटिन को और टाइप 4 और टाइप 5 कोलेजन को ये डाइजेस्ट करता है, किस में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि टाइप 1 और टाइप 5 जिलेटिन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में, और टाइप 4 और टाइप 5 कोलेजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में, जिलेटिनेस। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम मेनली जो अगला ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड, तो मेनली हम पाइलोरिक और कार्डियक ग्लैंड की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।